हेलो दोस्तों, अंकित सर क्लास में सभी का स्वागत। चूँकि दोस्तों 2022 की शुरुआत हो चुकी है, देन 2021 लास्ट ईयर निकल गया। उसमें हम लोगों ने कुछ क्लासेस किए थे जो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग किया था हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने काफ़ी मैथमेटिक्स उसमें देख लिया था, जो कि मैंने हैंड राइट कॉपी के बेसिस पे बताया था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं 2022 में एक नई शुरुआत किया जाए। जो मैंने आपके सामने बोर्ड दिख रहा, वो मैंने सोचा कि क्यों नहीं 2022 की शुरुआत किया जाए, देन उसको 2022 की शुरुआत एक बेहतर तरीके से किया जाए, जो कि आपका अचीवमेंट 2022 में काफ़ी बेटर है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, 2021 में मैंने नोटबुक के द्वारा आपको कुछ समझाया था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों को आया था। दोस्तों आप लोग का सहयोग चाहिए था, वो काफ़ी हद तक आया। लेकिन कुछ ऐसी होती है कि जब तक वो नहीं होता तब तक और बेटर तरीके से कुछ चीज़ें क्लियरिफाई नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं 2022 की नई शुरुआत हो चुकी है, 2022 की बोर्ड से भी शुरुआत किया जाए। लेट्स दोस्तों देखते हैं कि क्या 2022 में होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जरूरी होती है कि 2022 में हमें एक निश्चय प्रण करना होगा। किसी भी चीज़ को अचीव करने से पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ को मोटिवेशंस की जरूरत होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें डिमोटिवेट दोस्तों नहीं होना है। डिमोटिवेट एक ऐसा वो होता है कि डिमोटिवेट अगर हो गए ना, तो जिसकी तैयारी 6 महीने में करनी होती है, वो तैयारी हमको 1.5 साल में करनी होती है। तो कभी दोस्तों डिमोटिवेट नहीं होना है और हमें साथ देने हैं। अगर आपका साथ बिल्कुल प्रॉपर रहा तो बिल्कुल मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपका क्लास 11th और क्लास 12th की मेरी गारंटी होगी आपको 90 प्लस मार्क्स मैथमेटिक्स में लाना। ये मेरी गारंटी है, बट आपका साथ चाहिए दोस्तों। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है और मोटिवेशंस के साथ चलते रहना और आगे की पढ़ाई को इंक्रीज करते रहना और काफ़ी बेटर तरीके से करना है। तो मैं बता दूं कि 2022 में अगर किसी चीज़ को आप डिमोटिवेट होते हैं तो कुछ मेरी लाइनें होंगी जो आपको मोटिवेशंस के लिए मोटिवेशंस को आगे इंक्रीज करने में काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। तो उसको कुछ मोटिवेशंस की लाइन को आप देखिएगा। अगर आप कभी भी डिमोटिवेट होते हैं तो इस लाइन को प्रॉपर तरीके से आप सुन के आप मोटिवेट हो सकते हैं। तो दोस्तों जो आज की जो लाइनें हैं ये है कि आगाज में सुर की क्या जरूरत, अंजाम तेरा घनघोर होना चाहिए। आगाज में सुर की क्या जरूरत, अंजाम तेरा घनघोर होना चाहिए। तू अकेला प्रारंभ में क्या क्या करेगा, तू अकेला प्रारंभ में क्या क्या करेगा। अंत ऐसा हो कि चर्चा चारों ओर होना चाहिए। सूरज की तपिश नाप में निकला है तू अगर, पैमाना फिर पसीना नहीं कुछ और होना चाहिए। हौसलों की नाव ले तू हौसलों की नाव ले तू बस आगे निकल, तुझको रोके समंदर में जोर होना चाहिए। जंग तेरी है तो दस्तूर भी तेरे खिलेंगे, जंग तेरी है तो दस्तूर भी तेरे खिलेंगे। तुझको रोके वही उसी क्षण वो ढेर होना चाहिए। मौत पहले आया तेरी मंजिल, मौत पहले आया तेरी मंजिल। अंत जो भी हो दोस्तों वो आपका बेजोड़ होना चाहिए। तो यही आपकी मोटिवेशन होंगी जो आपको 2022 में अगर डिमोटिवेट करती है। तो इस लाइन को आप एक बार मोटिवेशन के तौर पे लाइएगा और उसको आप लोग क्लेरिफाई करके आप अपनी मोटिवेशन को बढ़ाइएगा। देन अपनी पढ़ाई को इंक्रीजमेंट करके आप 2021 में टारगेट कीजिएगा कि 2022 में हमें 95 से 90 100 प्लस मार्क्स, 100 to 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में लाने ही हमारा टारगेट रहेगा। तो मैं गारंटी के साथ बताता हूँ दोस्तों, अगर आपने हमें साथ दे दिया तो जो हमारा मैथमेटिक्स का जो क्लास 11 और क्लास 12 की जो भी कंसेप्चुअल क्लासें होंगी वो क्या होंगी, हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। और मैं बताना चाहूँगा यदि आप लोगों ने मेरा साथ दे दिया तो मैं टारगेट एकदम बताता हूँ कि 90 प्लस में मार्क्स मैथमेटिक्स में आपको डिनोट कराऊंगा। क्योंकि मैंने और भी इंस्टीट्यूट चलाता हूँ तो वहाँ पर मेरी ICSE और CBSE बोर्ड की जो क्लासेस चलती हैं उसमें मैथमेटिक्स से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। अभी कुछ दिन अभी जो लास्ट ईयर में गया उसमें मैंने एक लड़का था जो 5 लड़के में 100 to 100 प्लस मार्क्स अचीव किए थे। तो मैं गारंटी के साथ अगर आपका साथ रहे तो मैं 100 to 100 आपका अचीव करवा के रहूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते, बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा कि जो आप कभी भी डिमोटिवेट हो दोस्तों, इस मोटिवेशन को आप एक बार जरूर देखिएगा। और एक मोटिवेशन आती है कि अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप। जो एक विजेता होता है वो एक सपने देखने वाला होता है, कभी वो निराशावादी नहीं होता है। तो विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप, जो विजेता होता है वो कभी भी हार नहीं मानता, और वो जो हार नहीं मानता वो सपने देखने वाला हो तो कभी निराशावादी नहीं होता है। तो दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते और बेटर तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं यदि उस क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे की जो भी क्लासेस हो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, रेगुलरली क्लास किया जाए। तो मैं क्लास 11 की स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं कल हो सके तो मैं 12th क्लास की स्टार्ट करूँगा। अल्टरनेट डे चलेगा, मतलब आज सेट्स हो गया तो फिर कल 12th का हो जाएगा, फिर कल परसों आपका 11th का हो जाएगा।
तो उसके रिगार्डिंग क्लास के स्टार्ट करते हैं। तो जो दोस्तों मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का है वो सेट्स है। तो सेट्स को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं समुच्चय, राइट। तो एक एक चीज को प्रूफ करते हुए चला जाएगा, इसका एक्चुअली नाम सेट्स क्यों पड़ा। देन अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ता हूं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रूफ करूंगा कि देन कॉम्प्लेक्स नंबर को मैथमेटिक्स में यूज कैसे होता है, देन सेट्स का मैथमेटिक्स में यूज कैसे होता है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो सेट्स की जो हमारा 11th का जो फर्स्ट चैप्टर सेट्स है, इसका हिंदी क्या होता है, समुच्चय। तो देखते हैं समुच्चय अकॉर्डिंग आए कहां से, राइट। तो जो समुच्चय है ना दोस्तों, समुच्चय ये 1870 में एक जेनरेट कैंड नाम की जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इनका प्रतिपादन सेट्स का किया था। जिन्होंने क्या किया था, सेट्स थ्योरी का इन्होंने प्रतिपादन किया था। इन्होंने किया था जनरेटर ऑफ कैंड 1817 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, राइट। तो ये हम समझ लिया कि जो जनरेट कैंड थे, कौन, जो जनरेट कैंड थे, उन्होंने 1870 में क्या किया था, सेट्स थ्योरी का इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। इन्होंने क्या किया था, सेट्स थ्योरी का इन्होंने जेनेट कैंड ने 1870 में इसका प्रतिपादन किया था। सेट थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता था। देन इसके उपयोग क्या होगा, सेट थ्योरी के रिगार्डिंग इसका यहाँ यूज करते हैं क्लास 11 के सेट्स मैथ। तो देख लीजिए जो सेट्स होता है एक्चुअली क्या होता है। तो सेट्स होता है एक्चुअली क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी कलेक्शन का वेल डिफाइंड ऑब्जेक्शन ही क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। अगर मैं एग्जांपल एज पर एग्जांपल की मैं बात करूं, राइट, एज पर एग्जांपल की मैं बात करूं कि मेरे पास ये 3 टाइप्स ऑफ स्केच है। मैं बात करूं 3 टाइप्स ऑफ स्केच की, मैं बात करूं ये हमारे पास क्या है, 3 स्केच है। मैं बोलूं कि अगर जो सेट्स होता है ना, किसके डिफिनीशन पे रिगार्डिंग होता है, राइट। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, ये मैं क्वेश्चन कर लूं आपसे, क्या है ये स्केच का ये सेट है, तो आप बता सकते हो यस यस इट्स अ सेट ऑफ स्केच। लेकिन बट मैं ये क्वेश्चन कर लूं, क्या ये ब्लैक पेन का सेट है, मतलब ये क्या ब्लैक पेन का सेट है, तो मैं बता सकता हूँ इसमें ब्लैक पेन है, ग्रीन पेन है और ब्लू पेन है। तो नो सर, इसमें ब्लू पेन भी है, रेड पेन भी है और ग्रीन पेन भी है। इट्स नॉट अ वेल सेट बट इट्स अ सेट। मतलब किसी भी समुच्चय एक सेट कहलाएगा, लेकिन ये एक वेल सेट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें ब्लू पेन भी है, रेड पेन भी और ब्लैक पेन भी है। ब्लैक पेन अगर मैं रिगार्डिंग अगर तीनों ब्लैक पेन है ना, तो मैं अगर एज पर एग्जांपल की बात करूं, क्या इसमें ब्लैक पेन का समुच्चय है, अगर पूरा टोटल ब्लैक पेन होगा तो ये हमारा एक क्या होगा, वेल सेट होगा। अगर मैं रिगार्डिंग आपकी बात कर लूं कि 4 टू किसी एक्स का वो वैल्यू हो सेट का, जो क्या हो 4 से बड़ा हो और क्या हो 8 से छोटा हो, तो 4 से जो बड़ा होगा दोस्तों, जो 4 से बड़ा होगा वो क्या होगा, 4 से जो बड़ा होगा वो क्या होगा, 5, 6 और 7 होगा। क्लियर, इसमें बोल दूं कि और 8 से छोटा क्या होगा, 7 होगा। लेकिन मैं बात करूं कि इसमें जो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 5 और 7। क्लियर, मैं अगर ये क्वेश्चन कर लूं कि किसी सेट के अंदर, किसी सेट में ऑड नंबर 2 है, ऑड नंबर 2 है, तो क्या एक ये वेल सेट है, तो जी हाँ, क्योंकि इसमें 2, 5 और 7 एक ऑड नंबर है, इसलिए ये सेट इज द वेल सेट। बट कहने का अर्थ ये है कि वेल सेट एक्चुअली होता क्या है, वेल सेट एक्चुअली होता क्या है। तो वेल सेट दोस्तों ये होता है कि किसी भी सेट की बात करें, किसी भी समुच्चय की बात करें, तो उस समुच्चय में वही एक क्या होना चाहिए, थीम्स होने चाहिए। या फिर किस कलम की बात करूं, स्केच की बात करूं, तो ये तीनों स्केच में ब्लू स्केच है ना, तो ये तीनों पेन क्या होने चाहिए, ब्लू होने चाहिए। अगर ये ब्लू पेन है तो ये एक वेल सेट है, बट ये भी एक, अगर ब्लू ना हो कि ब्लैक और रेड भी हो, तो ये भी एक सेट है, बट ये एक वेल सेट नहीं है। वेल सेट कब होगा, जब अगर किसी 5 समुच्चय किसी पेन का, तो 5 पेन जो होना चाहिए एक ही कलर का होना चाहिए। दैट इज अ वेल डिफाइंड, दैट इज अ वेल डिफाइंड। मतलब किसी भी चीज का प्रॉपर, मतलब अगर ये ब्लैक स्केच है ना, तो ये तीनों ब्लैक स्केच होंगे तब ये क्या कहलाएगा, वेल डिफाइंड कहलाएगा। बट ये एक तीनों का स्केच क्या कहलाएगा, हमारा सेट कहलाएगा। तो एक्चुअली मैं जहां देख पा रहा हूं कि आप प्रॉपर तरीके से
इस पॉइंट पे समझ गए कि वेल क्या होता है। और डिफाइंड जो होता है ना, डिफाइंड का अर्थ क्या होता है, डिफाइंड का अर्थ होता है डिफाइंड शुड नॉट बी चेंज टू पर्सन टू, डिफाइंड should not be changed to person to person। मतलब जो डिफाइंड होता है, डिफाइंड शुड नॉट बी चेंज टू पर्सन, मतलब कहने का अर्थ ये है, जो डिफाइंड होता है ना, इसका कहने का अर्थ नहीं है कि पर्सन टू पर्सन क्या होगा, चेंज होगा। यदि ब्लैक पेन है तो ये एक रेड पेन होगा, समझ गए। यदि एक ब्लैक पेन है तो ये एक रेड पेन होगा। ये डिफाइंड नहीं मैटर करता कि ये ब्लैक पेन है तो ये ग्रीन पेन होगा, और ये ग्रीन पेन है तो ये रेड पेन, मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। चेंज कैसे नहीं होगा, कैसे कि इसमें क्या होगा, अगर ब्लू पेन है तो तीनों क्या होंगे, ब्लू पेन होंगे। इज नॉट अ ब्लू पेन, रेड पेन एंड द ग्रीन पेन। क्लियर राइट नाउ। तो जो डिफाइंड होता है, डिफाइंड का अर्थ होता है डिफाइंड शुड नॉट बी चेंज टू पर्सन। जो इसका ऑब्जेक्ट होता है ना कि पर्सन टू पर्सन क्या होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये तब क्या कहलाएगा, हमारा एक वेल सेट कहलाएगा। दैट्स मीन बता दूं, जो वेल सेट होता है, वेल सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज का वेल डिफाइंड, किसी भी चीज का वेल तरीके से, प्रॉपर तरीके से किसी सेट्स के अंदर लाना ही वेल डिफाइंड कहलाता है। और वेल डिफाइंड अगर हो गया तो वो एक्चुअली क्या होगा, मेरा सेट्स होगा। क्लियर। सेट्स की तो बात कर ली कि जो सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट शुड बी कॉल्ड ऑफ सेट्स। क्लियर। अब मैं बात करूं जो सेट्स होता है वो एक्चुअली क्या होता है, कि जो सेट्स होता है ना, इसका जो सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स। इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट्स। अगर इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट लिखा गया, सपोज दैट मैं बता दूं, इसका जो डिनोट करने का तरीका होता है सेट का, ऐसे होता है। क्लियर। लेकिन अगर सेट को किसी के थ्रू आउट करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सेट ए में कितने हैं, तो सेट ए में सपोज दैट इतने एलिमेंट है, तो जो यहाँ पे हमारा सपोज दैट होगा ना, कि जो हमारा रिलेट करेंगे कि ए में कितना है, बी में कितना है, एंड देन वेरिएबल्स ए टू जेड वेरिएबल्स, दैट इज अ कैपिटल लेटर। मतलब कैपिटल लेटर में वो वेरिएबल होना चाहिए। यदि मैं एक्स लेट कर लूं कि एक्स का जो भी कोएफिशिएंट, जो एक्स का जो सेट होगा वो क्या होगा, एक्स का जो सेट होगा ये होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये वेरिएबल्स होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, हमारा कैपिटल लेटर होना चाहिए। कैपिटल लेटर कहने का अर्थ ये वो क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर ना होकर कैपिटल लेटर होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ, कैपिटल लेटर कहने का अर्थ ये है दोस्तों, कि जो कैपिटल लेटर होना चाहिए वो होना चाहिए, दैट मीन्स ये बी सी डी ई एफ एंड देन जी डॉट 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 लास्ट जेड तक। इस प्रकार के कैप्स लेटर में इसको डिनोट किया जाता है। अगर डी लिखा गया ना, तो ये सेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए किसी भी सेट को डिनोट करने से पहले उसको क्या करते हैं, कैप्स लेटर में डिनोट करते हैं। और डिनोट करने से पहले अगर इस प्रकार का ब्रैकेट मिल गया तो समझ जाओ कि ये क्या है, मेरा एक सेट है। ये क्या है, मेरा एक सेट है। लेकिन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हो, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हो, सपोज दैट मैं बात कर लूं आपका ये कोई सेट है, इस सेट में आपका कोई एलिमेंट 1 2 3 4 है ना। इन दोनों एलिमेंट के जो सेपरेट करता है, सेपरेट क्या करता है, कॉमा। इन दोनों एलिमेंट के बीच का सेपरेशन जो होता है किससे होता है, कॉमा से होता है। तो इसका सेपरेशन जो होता है क्या होता है, कॉमा से। मतलब किसी भी अगर एलिमेंट बी की बात करूं, ए बी सी और कॉमा डी, मतलब ए बी सी और डी के बीच में जो सेपरेट करेगा ए और बी को, बी और सी को, सी और डी को, वो कौन करेगा, कॉमा से करेगा। मतलब इन सब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमा से इन्होंने सेपरेट किया जाता है, जिसके बोलते हैं, जो सेट्स का क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पार्ट है, क्या है कि इन दोनों किसी वेरिएबल्स को बीच का जो सेपरेट करने का तरीका होता है वो किससे होता है, इस कॉमा से होता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी लेटर स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर स्मॉल लेटर। मतलब कहने का अर्थ ये, यदि कोई भी सेट है ना मेरा, इसमें ए बी सी और डी इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए ये सेट, कैप्स में ए बी सी देन डी, इस प्रकार का होना चाहिए, ना कि इस प्रकार का। मतलब अगर सेट आप बना रहे हैं तो सेट के बाहर जो वेरिएबल्स आप नोट करेंगे एक्स वाई जेड, वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैप्स लेटर होना चाहिए। और एलिमेंट के जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, सेपरेट कॉमा से क्या, इन दोनों को अलग करेंगे। यानी 1, 2, 2, 3, 3, 4, यानी इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा किससे होगा, कॉमा से होगा।
ये हम लोगों ने देख लिया। देन ये देखेंगे, ये भी देख लिया कि जो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा ना दोस्तों, मतलब ए बी सी डी जो भी एलिमेंट होगा ना, ये कभी भी स्मॉल लेटर नहीं होगा, यानी क्या होगा, हमेशा एक कैप्स लेटर में होगा। क्लियर, नोट डाउन। देन आज दोस्तों लेक्चर क्लास चलेगा, देन मैं अगली क्लास में आपको ये पूरा प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करवा लूंगा, डोंट वरी। तो ये समझ लीजिएगा, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बिल्कुल समझ लीजिए। देन हम लोग एसेट्स पे चलेंगे। तो ये समझ लिया कि जो इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉमास पे होंगे। क्लियर, अगर कॉमास पे हो, अगर वो जो एलिमेंट जो कॉमास पे कर रहे हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैप्स में लेटर में होना चाहिए, ना कि स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि सेट एक्चुअली सिंबल क्या होता है, लेकिन कुछ सिंबल्स होते हैं सेट्स के। क्लियर, कुछ होते हैं सिंबल होते हैं, कुछ सिंबल आप कुछ सिंबल आप ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर यही ऐसे हो जाए ना, इसको बोलेंगे डजंट बिलोंग्स, डजंट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं सच दैट। अब मैं एक एक बताता हूँ, बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू और सच दैट क्या होता है। दोस्तों बिलोंग्स टू आपने अगर कुछ दिमाग आपने लगा दिया तो समझ में आ जाएगा बिलोंग्स टू क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे जैसा आदमी यहाँ पे खड़ा है, शर्ट क्या है, मेरा शर्ट जो ब्राउन है, उसका भी शर्ट ब्राउन एंड व्हाइट है, तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा अगर मैं अपना नाम ए रख दूं, उस दूसरे पर्सन का नाम बी रख दूं, तो मैं बोल सकता हूँ ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए का जो शर्ट है बी के शर्ट से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। दैट इज कॉल्ड ऑफ अ बिलोंग। डजंट बिलोंग मतलब मैंने ब्राउन पहना, वो उसने ग्रीन पहना, ए इज नॉट बिलोंग्स टू बी, ए शर्ट इज नॉट बिलोंग्स टू बी शर्ट, क्योंकि बी ए शर्ट का ब्राउन है और बी शर्ट का ग्रीन है। अगर बिलोंग्स टू बात की तो ए बिलोंग्स टू बी, व्हाट कि ए शर्ट इज ब्राउन देन बी शर्ट इज अ ब्राउन, राइट। तो बिलोंग्स टू का ये अर्थ और डजंट बिलोंग्स टू मतलब जो मैच ना हो। सब्जेक्ट मतलब एग्जैक्ट पॉइंट, किसी चीज को एग्जैक्ट पॉइंट करना, सच दैट। ये एक स्केच की ना आगे कुछ है और ना पीछे कुछ है, दैट मींस एग्जैक्ट सच कि यही एक स्केच है, दैट मींस सच दैट। क्लियर, सो दैट ये तो क्लियर हो गया कि बिलोंग क्या होता है, बिलोंग्स टू क्या होता है और सच ही दैट क्या होता है। अब आगे बात करेंगे किसकी, कुछ होते हैं जो टाइप्स ऑफ सेट की। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार की बात करेंगे। तो जो सेट के जो प्रकार होता है वो क्या होता है, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। और सेकंड जो होता है क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। पहला क्या होता है, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म, देन सेकंड क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो पहले की बात करते हैं रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म एक्चुअली क्या होता है, पहले की बात करते हैं। तो दोस्तों रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ये कहता है कि यदि इसमें, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ये कहता है कि यदि इस ये स्केच है ना, मैंने एग्जांपल में बताया था आपको कि ये स्केच है ना, इसमें स्केच में क्या है, अगर मैं बोल दूं कि ये तीनों क्या है, ब्लू पेन है, मैं बात करूं कि ये तीनों क्या है, एक ब्लू स्केच है, बट ये तीनों ब्लू स्केच करने के रिगार्डिंग यहाँ पे तो सेट में ये नहीं लिख सकता ना मैं इस प्रकार, किस जो सेट ए में जो स्केच है क्या है, ब्लू है कॉमा ब्लू है कॉमा ब्लू है, दैट मीन्स ये जो तीनों स्केच हैं ब्लू 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 है, तो मैं तीन प्रकार के नाम तो नहीं लिख सकता ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म ये बताता है यदि किसी भी डिजिट के 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 1 टाइम्स टू मोर देन, मतलब 1 टाइम से अधिक या 2 टाइम्स मोर देन 3 टाइम्स टू मोर देन, मतलब किसी भी चीज का एक नाम का 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर एक ही कंटिन्यूअस किया जा रहा है ना, रेगुलरली कंटिन्यू किया जा रहा है ना, तो उसको क्या होगा, ये हमारा गलत होकर डायरेक्ट में क्या इसको लिख दूंगा, ए जो में सेट होगा वो क्या होगा, ये ब्लू पेन होगा। मतलब अगर मैं सेट की बात करूं तो सेट मैंने बताया था, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर तीन ये सेट, तीन ये स्केच हो गए ना, तो तीनों स्केच यदि एक ब्लू है, रेड है और ग्रीन है, तो ये तीनों में बात करूं कि तीनों क्या है, अलग अलग है, बट मैं ये क्वेश्चन कर लूं कि तीनों क्या है, ब्लू पेन है, तो ये एक सेट हुए ना,
तो मैं इन सेट को क्या करूं कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल की बात करूं कि एक कक्षा में मैंने टेस्ट लिया, उसमें मैंने पूछा कि इसमें मैंने टेस्ट लिया, किसी का 70% आया, किसी का 60% आया, किसी का 50% आया। तो मैंने क्या किया, 70% को एक लाइन में डिनोट कर दिया, 50% को एक लाइन में, 30% एंड 10% को मैंने एक रो में क्या किया, एक कॉलम या एक रो में इन्होंने बैठा दिया। फिर मैंने 70% में से मैंने एक को उठाया, मैंने किसी 70% के एक स्टूडेंट को उठाया, बोला, पूछा कि आपका परसेंटेज कितना है, तो उसने बताया कि मेरा परसेंट 70% है। बट अगर एक को मैंने उस 70% वाले मार्क्स को मैंने एक बंदे को मैंने एक पर्सन को उठा लिया, तो उस पूरे सेट की पता चल गया कि वो जो सेट है क्या हमारा 70% का है। समझ गए? अगर जो 50% का है, तो अगर किसी एक 50% को मैंने उठा लिया, तो वो पूरा 50% का जो भी रो वाला कॉलम होगा ना मेरा, वो पता चले कि ये जो सेट है हमारा किस चीज का 50% का है। अगर 20% का पता करना है, तो 20 पता करने के लिए एक स्टूडेंट को मैं खड़ा करा और पूछूं कि आपका परसेंटेज कितना आया था। अगर वो बताए 20%, तो ये पता चल जाएगा कि वो पूरे सेट में हमारे कितने परसेंट के बच्चे हैं, 20% के। मतलब कहने का अर्थ, यदि ये ब्लू 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 है ना, तो यदि मैं केवल सेट के अंदर मैं ब्लू लिख दूं, तो पूरे सेट का पता चल जाएगा कि सेट में ब्लू ही पेन है, ना कि रेड पेन है। क्लियर? नोट डाउन, गॉट इट? तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि ये तो पता चल गया कि अगर रूम में किसी बैठा दें या फिर किसी कॉलम में बैठा दें और उन एक स्टूडेंट को पता कर लें कि आपका 70% था या कितना परसेंट था, अगर उसने बताया 20%, तो ये पता चल जाएगा कि ये जो पूरा कॉलम है मेरे किस चीज का है, 20% का। अगर 70% का एक स्टूडेंट को उठा लो, तो वो क्या कहलाएगा, पूरे हमारा 20 या 10% का स्टूडेंट होगा। तो ये तो पता चल गया कि रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म क्या कहता है। रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म ये बोलता है कि किसी भी सेट के अंदर कोई भी डिजिट रिपीट, एज सिंपल एज कहना है, कोई भी सेट के अंदर कोई भी डिजिट क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर 1 है ना, एज फॉर एग्जांपल कहने का ये अर्थ है मेरा कि यदि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ले लूं, क्लियर, एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं कि यदि कोई सेट ए में क्या है, 1 1 2 2 3 एंड 4, गॉट इट? अगर मैं बात करूं ये क्या एक सेट वेल सेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा, 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा, मतलब जो सेट हमारा एक्चुअली क्या होगा, 1 2 3 4। मतलब अगर इन दोनों में से मैं एक को ले लूं, तो ये पता चल जाएगा ये दो जो एक है ना, ये एक के ग्रुप है। अगर इन दोनों में से एक को ले लूं, तो ये पता चल जाएगा 2 के ग्रुप है, और ये तो सिंगल ही है। मतलब कहने का अर्थ है किसी भी सेट के अंदर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या कहता है, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म को होता है, राइट? अब मैं बात करूंगा सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट, अब सेकंड बात करेंगे हम लोग किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म की। किसकी बात करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म की। जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, डिफिनीशन के रिगार्डिंग होता है। किसके रिगार्डिंग, डिफिनीशन के रिगार्डिंग। जैसे आपका सेट होगा उसके रिगार्डिंग डिफिनीशन होगा, और उसके रिगार्डिंग जो डिफिनीशन है उसी के रिगार्डिंग ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होगा। मतलब कहने का अर्थ ये यदि क्वेश्चन में आपको डिफिनीशन के तौर पे ये दे दे कि जो x है ना वो एक ऑड होना चाहिए, जो ऑड होगा वो क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा और 8 से छोटा होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये कि यदि a में आपका कोई सेट इस प्रकार दे दे, कोई इस प्रकार दे दे कि x सच दैट x, क्लियर, x सच दैट x, जो x क्या है, x है, बट क्या है, x सच दैट x व्हेन क्या है, व्हेन जो x है क्या है, ग्रेटर देन, सॉरी x जो है क्या है, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 4 कर दीजिएगा, ग्रेटर देन 4 देन लेस देन 8, x ग्रेटर देन 4 बट 4 लेस देन 8। मतलब कहने का अर्थ है जो 8 क्या होगा, ग्रेटर टू 4, या मैं इस प्रकार बोल दूं कि x ग्रेटर देन 4 बट 8 लेस देन 4 ग्रेटर देन 8। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा x का जो वैल्यू क्या होगा, 4 से बड़ा होगा। मतलब x ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा होगा, यानी क्या होगा, 5 6 और 7 होगा। बट यहां पे एक और क्वेश्चन कह दिया हमसे कि x सच दैट x व्हेन x ग्रेटर देन 4 लेस देन 8, बट क्या होना चाहिए, x इज अ, क्वेश्चन कर दिया ऑड नंबर, ऑड नंबर कि x सच दैट x, जबकि क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 4 बट 4 लेस देन 8। मतलब जो 8 होना चाहिए लेस होना चाहिए और x क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। बट क्या होना चाहिए, जो x होगा ना हमारा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये कि जो x होगा दोस्तों क्या होगा, हमारा 5 होगा, मतलब 5 5 6 7, 8 से छोटा यानी 7। बट अब बोल रहा है ये हमारा क्या है, सेट है ना, सेट होगा। बट यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑड होना चाहिए।
और इसमें 5 6 7 अब देखेंगे x जो वेरिएबल सेट है कि एलिमेंट 5 6 7 इसमें ऑड नंबर कौन कौन से, तो x इक्वल टू जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि x और 5 और 7 मेरे क्या है ऑड नंबर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल की बात करूँ, राइट, दूसरे एग्जांपल की मैं बात करूँ कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म का, x such that x when x square equal to 4 x equal to +2, क्लियर, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4 लेकिन x क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा +-2, यानी x का जो वैल्यू है क्या आएगा +2 और एक वैल्यू क्या आएगा -2, जो हमें क्या बोले x इक्वल टू +2 लेने, यानी x इक्वल टू जो हमारा क्या होगा सेट का +2 क्या होगा, यही आंसर होगा मुझे, -2 नहीं होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपकी क्या होता है आपके फॉर्मूले पे डिफिनिट होता है, जैसे आपका फॉर्मूला होगा वैसे, जैसे आपका डेफिनेशन होगा वैसे इसका सॉल्यूशन होगा, राइट। तो मैंने देख लिया कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ कार्डिनल सेट की। कार्डिनल सेट दोस्तों आप लोगों की बीटेक या इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा कि कार्डिनल सेट क्या होता है, लेकिन बट मैं बता देता हूँ कार्डिनल सेट एक्चुअली होता क्या है। तो जो कार्डिनल सेट होता है दोस्तों क्या होता है, सेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट सेट इज कॉल्ड वी आर नोन एज अ कार्डिनल सेट। जो कार्डिनल सेट होता है, कार्डिनल सेट, ये जो सेट होता है ना ये बोलता है कि यदि एलिमेंट में 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो इसमें जो पूछ दे कि कार्डिनल सेट क्या होगा, तो सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 1 2 3 4 5 यानी टोटल नंबर ऑफ कार्डिनल सेट क्या होगा 5, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। मतलब यहां पे अगर ना देखिए यहां पे दे दिया होता A B C देन D, अब पूछे इसका कार्डिनल सेट क्या होगा, अब बताइए कार्डिनल सेट क्या होगा इसका। कार्डिनल सेट सिंपल एज दैट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो इसका सेट होगा क्या होगा 9, दैट इज आंसर। सिंपल, मतलब कार्डिनल सेट जो होता है क्या होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट नोन एज अ कार्डिनल सेट, राइट। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में बात करेंगे इससे आगे की, राइट। तो मैं बता दूं ओवरऑल जहां तक पढ़ा, पहले पढ़ा सेट्स, देन उसके पढ़ा उसके सिंबलिक देखा, उसके बाद मैंने देखा टाइप्स ऑफ सेट्स, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म एंड देन सेट बिल्डर फॉर्म, उसके बाद देखा मैंने कार्डिनल सेट। तो मैं बता दूं जो सेट्स होता है एक बार और रिवीजन कर लिया जाए। जो सेट्स होता है क्या होता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो डिफाइंड होता है इट शुड नॉट बी अ चेंज टू पर्सन, जो पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो क्या बनेगा वेल सेट। जब तक ये वेल सेट नहीं बनेगा तब तक वो एक सेट वेल सेट नहीं होगा, क्लियर। वेल सेट होने का प्रॉपर तरीका है कि अगर वो सेट प्रॉपर हो तो वो एक वेल सेट होना चाहिए, और जो डिफाइंड होता है ना वो इट शुड नॉट बी चेंज टू पर्सन, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, दैट मींस आर डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। देन आगे पढ़ा सिंबल की जो बिलोंग्स टू होता है डजंट बिलोंग्स टू और सब्जेक्ट की बात करता है, तो उस आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। देन जो थर्ड टॉपिक की बात करता है उसमें बात किया था हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट की। टाइप्स ऑफ सेट में मैंने देखा था कि टाइप्स ऑफ सेट दो प्रकार के होते हैं, एक रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म मैंने एग्जांपल दिया था कि यदि मैंने किसी क्लास में टेस्ट लिया उसमें मैंने 70% 100% में किसी ने 70% लाया, किसी ने 30% लाया, किसी ने 40% लाया, क्लियर। तो उसमें से हमें पता करना था, क्लास में मैंने पूछा कि किसका 70% है, जिसका नहीं भी, जिसका 20% भी था उसने अपना क्या किया स्टैंड हार्ड कर लिया, स्टैंड अप कर लिया अपना हाथ। तो मैंने क्या किया सबसे बेटर तरीका, उन्होंने क्या मार्क्स देखा और मैंने क्या किया 70% एक रो में बाई 2, 20% एक रो, 30% 40% एक रो। उस 20% के एक बच्चे को मैंने परसेंट उठाया, मैंने पूछा कि आपका स्टूडेंट आपका परसेंटेज कितना है, तो उन्होंने बताया 20%। तो ये 20% जब पता चल गया कि उस पूरे रो में जितने बच्चे हैं कितने परसेंट के हैं 20% के, क्लियर। 70% के एक बच्चे को मैंने उठाया, वो तो बताया दोस्तों आपको बताओ कि आपका परसेंटेज कितना है, तो उसने बताया कि मेरा 70% है। उससे पता चल गया कि उस पूरे रो में कितने परसेंट है मेरे 70% के, 70% के हैं। मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब कार्डिनल रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म ये कहता है किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट होना रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 to more than टाइम्स नहीं होना चाहिए, एक ही टाइम्स वो होना चाहिए, ये हमारा बोलता है रोस्टर एंड टेबुलर। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है, सेट बिल्डर फॉर्म ये बोलता है कि जो हमारा जो डिफिनीशन होगा ना, डिफिनीशन के रिगार्डिंग उसका क्या होता है सेट्स होता है, मतलब डिफिनीशन पता चल गया तो हमारा सेट्स बन गया, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बोलता है। और कार्डिनल सेट क्या होता है, जो कार्डिनल सेट ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एलिमेंट, मतलब सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ना वो हमारा क्या होगा कार्डिनल सेट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास को याद रखते हैं, सो आई होप प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे भी क्लास हो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है दोस्तों वो हमारे लिए मोटिवेशन होती है,
तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि अगर चैनल करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे की जो भी क्लास हो आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जय हिंद, जय भारत।